हेलो एवरीवन, वेलकम टू विरांडा यस यूट्यूब चैनल एंड फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोस्तों, ये टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा बहुत ज्यादा, चाहे तो हम बात कर लें डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से, या हम बात कर लें यूएस के द्वारा लगाए गए टैरिफ्स को लेकर। ये एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जिस पर यूपीएससी बहुत सवाल पूछता है। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, इसमें सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आप इंडिया का रिलेशन आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो है वो इसमें इंक्लूड होता है। तो जितनी भी चीजें, जहां भी हम एक्सटर्नल रिलेशंस की बात करते हैं इन कंपैरिजन टू आर कंट्री विद अदर कंट्रीज पीपल, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक तो होता है कि आप डोमेस्टिकली जितना भी ट्रेड करते हो, जितना भी रिलेशन स्टैब्लिश करते हो, चाहे इन कंपनीज के साथ में, बैंक्स के साथ में, दैट इज इंटरनल पार्ट। But when we talk about any kind of relation that we will do with the other international organizations, that are the part of this balance of payment. So let's start this session. Very important session for UPSC exam. Let's begin. So first of all, if we talk about the balance of payment, we must know what are its component. बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। आपको याद होगा कि जब हमने बजटिंग पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दो तरह के बजट्स होते हैं। रेवेन्यू बजट में हम उन सब चीजों को शामिल करते हैं जो डे टू डे की होती हैं, शॉर्ट टर्म्स होती हैं। उसी तरह से करंट अकाउंट जो है, ये करंट अकाउंट कंट्री का वो अकाउंट है जिससे हमारी डे टू डे एक्टिविटीज मैनेज होती हैं और जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जो भी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो अगर हम बात करें, करंट अकाउंट मींस एनी काइंड ऑफ अ थिंग्स दैट इज हैपनिंग फॉर डे टू डे काइंड ऑफ अ सिनेरियोस, उसको हम करंट अकाउंट में कहते हैं। तो करंट अकाउंट include all those activities include all those activities where a country is involving itself, where a country is involving itself with the rest of the world, to manage its day to day activities, to manage its day to day activities. This is the example of current account. This is the example of current account, or this is the meaning of current account, we can say. इसे हम करंट अकाउंट से इस तरह से समझते हैं। अब अगर हम आगे बात करें कि करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, करंट अकाउंट में हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं। तो इसमें वी विल इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट of visibles, export and import of visibles में आपके गुड्स आ जाते हैं, हम गुड्स को शामिल करते हैं। सेकंड होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल्स, जिसमें भी इंक्लूड सर्विसेज, इसमें हम सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। देन थर्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम रिसीव बाय इंडियन नेशनल्स, interest and dividend income received by Indian nationals. Fourth, net remittances. Now what is this net remittances? Suppose मेरे अंकल जो हैं वो लंदन रहते हैं और वो लंदन से पैसा मुझे इंडिया भेजते हैं, तो वो मेरा रेमिटेंस है, वो इनफ्लो ऑफ मनी है। अब अगर मान लीजिए मैं अपने किसी ब्रदर को या अपनी सिस्टर को पैसा फॉरेन भेज रहा हूं, तो उसको हम ट्रांसफर्स मानते हैं। तो इन दोनों का
जो नेट होता है वी विल इंक्लूड दैट। अब ये हमारे करंट अकाउंट के कंपोनेंट है। तो अगर मान लीजिए कि आपका इनफ्लो ऑफ मनी ज्यादा है, यानी कि बाहर से पैसा ज्यादा आ रहा है, तो हम कहेंगे करंट अकाउंट सरप्लस है। और अगर यही पैसा इंडिया से बाहर ज्यादा जा रहा है, आउटफ्लो ऑफ मनी ज्यादा है, तो इसे ही हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है 100 रुपए के आइटम्स को, तो 100 रुपए पॉजिटिव हुआ। इंपोर्ट करता है 60 रुपए के आइटम्स को, तो इस केस में क्या हुआ, 40 हमारा हुआ नेट एक्सपोर्ट्स, या हम पॉजिटिव एक्सपोर्ट कहें। फिर उसी तरह से हमारे जो लोग जो फॉरेन कंपनीज में शेयर्स होल्ड करते हैं और वहां पे कोई डिविडेंड मिलता है, वो भी हमारा पार्ट है करंट अकाउंट का। या इंडिया ने कोई लोन दिया, उससे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। सो एनी काइंड ऑफ इनफ्लो ऑफ मनी इज एडेड इन द करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, मतलब इनकम रिसीव साइड। और जो भी पैसा हमारे यहां से बाहर जा रहा है उसको हम डेबिट में शामिल करते हैं। तो अगर इनफ्लो ऑफ मनी ज्यादा है, अगर मैं यहां पे ये लिखूं कि इनफ्लो ऑफ मनी इज मोर, inflow of money is more, it is current account surplus, it is current account surplus। और अगर आउटफ्लो ऑफ मनी ज्यादा है तो हम कहेंगे इसको करंट अकाउंट डेफिसिट। हम इसको क्या कहेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट। आगे अगर हम जाने कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखिए देश की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी खासी चल रही है, देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, देश अगर अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी लगातार बढ़ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि इट इज करंट अकाउंट सरप्लस। क्यों करंट अकाउंट सरप्लस कहेंगे, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से बढ़ती है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, सरकार को टैक्स अच्छा मिलता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, इन सब चीजों से करंट अकाउंट सरप्लस होगा। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट मतलब आपके एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं। अब अगर आपके एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, एक्सपोर्ट कम होने का मतलब है कि इनफ्लो ऑफ मनी बाहर से जो आ रही थी वो कम है, और इंपोर्ट आपके अगर बढ़ रहे हैं तो आउटफ्लो ऑफ मनी ज्यादा है। तो एक्सपोर्ट कम होने से इनफ्लो ऑफ मनी कम हो जाता है, और अगर इनफ्लो ऑफ मनी एक्सपोर्ट कम कम होने से बढ़ता है, सॉरी, अगर इनफ्लो ऑफ मनी कम होता है एक्सपोर्ट घटने से, तो हम कहेंगे कि ये हमारा है करंट अकाउंट डेफिसिट। यानी कि अगर मेरा पैसा जो एक्सपोर्ट करने से कम आ रहा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, और अगर इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं तो करंट अकाउंट सरप्लस होगा। तीसरी चीज, बोरोइंग मनी। अगर हमारी बोरोइंग ऑफ मनी ज्यादा है, अगर हम मनी बोरो ज्यादा कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर आप पैसा बोरो ज्यादा करोगे तो इस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और क्योंकि आप इंटरेस्ट पे करोगे तो आउटफ्लो ऑफ मनी होगा, और अगर आउटफ्लो ऑफ मनी होगा तो भी करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, तो भी यहां पे करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। ठीक है। फिर आगे फाइनेंस फ्लो टू फाइनेंस करंट अकाउंट डेफिसिट, फाइनेंस फ्लो टू फाइनेंस करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि अगर फाइनेंस फ्लो टू फाइनेंस करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब जो पैसा आप कमा रहे हो, जो पैसा आप अर्न कर रहे हो, वो सारा का सारा पैसा करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करने में जा रहा है। यानी कि जो पुराने लोन आपने लिए हैं उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपके जो पुराने डेट है उस पे आप अमाउंट पे कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पैसा आपने कमाया वो सारा का सारा पैसा आप सिर्फ डेफिसिट को ठीक करने में ही स्पेंड कर रहे हो। तो अगर फाइनेंस फ्लो टू फाइनेंस करंट अकाउंट डेफिसिट में भी क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। आगे रिसेशन इन अदर कंट्रीज, अगर दूसरे देशों में रिसेशन होता है, अगर दूसरे देशों में रिसेशन होता है तो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर दूसरे देशों में रिसेशन होगा तो आपके गुड्स की वहां डिमांड नहीं होगी। जैसे मान लीजिए इंडिया एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका को, इंडिया एक्सपोर्ट करता है किसी दूसरे देश को। अब अगर मान लेते हैं कि उन देशों में रिसेशन आ रखा है, दैट मीन्स देयर इज नो डिमांड फॉर इंडियन गुड्स एज सच, बिकॉज द पीपल आर डोंट वांट टू स्पेंड मनी, लोग पैसा खर्च करना नहीं चाह रहे क्योंकि वहां रिसेशन है। ऐसे में भी क्या होगा, आपकी इकोनॉमी में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। फिर आता है हाई इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, एक तो मनी की वैल्यू कम चल रही है, दूसरा इन्फ्लेशन ज्यादा होने से इंपोर्ट बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा होने से इंपोर्ट बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट कम होते हैं। क्यों, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो,
और जब इंपोर्ट ज्यादा करते हो तो आउटफ्लो ऑफ मनी ज्यादा होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। फिर ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट, अगर ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट है तो उस केस में भी डेफिसिट हो सकता है, अगर आउटफ्लो ऑफ मनी जो है वो ज्यादा है और इनफ्लो ऑफ मनी कम है। तो दिस इज फ्रेंड्स करंट अकाउंट डेफिसिट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंप्रूव द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया? इनमें से क्या क्या चीजें करंट अकाउंट डेफिसिट को इंप्रूव कर सकती हैं? परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट, अगर लगातार ट्रेड डेफिसिट चल रहा है तो इससे तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। हाई इंपोर्ट बिल, हाई इंपोर्ट बिल करोगे तो भी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। लार्ज इनफ्लो ऑफ फंड टू इंडिया, अगर बाहर से पैसा इंडिया में ज्यादा आ रहा है तो करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ेगा, तो करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ेगा। स्लो ग्रोथ इन एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट में स्लो ग्रोथ हो रहा है तो भी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। एंड इंक्रीज इन रेमिटेंसेस, अगर रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं तो करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ेगा, तो करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ेगा। तो यहां पे पूछा है इनमें से कि किन किन चीजों से करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव होगा। तो देखिए 1, 2, 3 एंड 5, 3 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे हम 3 एंड 5 कर देते हैं इसको। 3 एंड 5 इज द राइट आंसर। अगर हम इनकरेक्ट की बात करें, मतलब कि इनसे क्या, तो 1, 2 और 4 से हमारे यहाँ डेफिसिट होगा। तो 3 एंड 5 वो चीज है जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव होता है, जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव होता है। ये मैं थोड़ा चेंज कर दिया यहाँ पे, आप लोग इसको कर लेना चेंज। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हम यहां से हटा रहे हैं, कुछ एरर हो गया होगा। तो 3 एंड 5 ओनली इज द करेक्ट आंसर। 3 एंड 5 यहां पे बिल्कुल सही है। दिस इज रिगार्डिंग टू करंट अकाउंट सरप्लस। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, इससे तो होगा करंट अकाउंट डेफिसिट, और 3 एंड 5 से होगा करंट अकाउंट सरप्लस। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में वो सारी चीजें आती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। ऑल दोज थिंग्स दैट आर डन फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस आर द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? कैपिटल अकाउंट इट इंक्लूड all those activities, it include all those activities that are done, that are done for long term purposes, for long term purposes, जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो। तो कैपिटल अकाउंट में तीन चीजों को हम शामिल करते हैं। वी इंक्लूड 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स हेयर। फर्स्ट इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Second is foreign portfolio investment, foreign portfolio investment. And third, external commercial borrowing, external commercial borrowing, जो हम बाहर से बोरो करते हैं। These are the 3 major components of capital account। ये हमारे कैपिटल अकाउंट के 3 मेजर कंपोनेंट हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? सबसे पहले एक एक करके शुरू करते हैं। एफडीआई क्या है? एफडीआई मींस एनी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, एनी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट done by a foreign entity, done by a foreign entity in India, in India through first unlisted company, through unlisted company in India, in लिख देते हैं, in unlisted company। Unlisted means that is not listed on NSE BSC, okay। Second, listed company, listed company where the investment must be, where the investment must be more than 10% of equity share
ऑन फुली डाइल्यूटेड बेसिस, ऑन फुली डाइल्यूटेड बेसिस। नाउ व्हाट इज एफडीआई? कोई भी बाहर से, भारत के बाहर से किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट इंडिया में किसी अनलिस्टेड कंपनी में, और अगर लिस्टेड कंपनी में कर रहे हैं जो एनएससी बीएससी पर रजिस्टर्ड है, तो 10% से ज्यादा का अमाउंट होना चाहिए। तो 10% से ज्यादा का अमाउंट होना चाहिए लिस्टेड कंपनी में, ये ध्यान रखना है। जनरली जो एफडीआई होता है ना फ्रेंड्स, वो लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए होता है। मतलब फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए, अपने एसेट्स को लेके आती हैं, मशीन्स को लाती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर आती है, यहां पर एम्प्लॉयमेंट देती है, टैक्स इससे अच्छा खासा भारत सरकार कमाती है, और हमारी कंट्री में फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। तो दिस इज द मेजर पर्पस ऑफ हैविंग एफडीआई। अब अगर हम एफडीआई के पॉजिटिव समझें, एफडीआई के पॉजिटिव समझें, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो क्या है, जैसे मैं आपके लिए लिख ही देता हूं एक बार चाहे तो। एफडीआई के एडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एफडीआई? सबसे पहले तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ता है, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो इंक्रीज होता है हमारी इकोनॉमी में। दूसरा, इससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारे यहां पे कंपटीशन एनहांस होता है, जिसकी वजह से हमारे यहां पर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हैं, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स बेहतर होते हैं। तीसरी चीज, चौथी चीज, इससे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होता है, सरकार का टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। पांचवी चीज, कंट्री में कंट्री में कंट्री इज कंसिडर्ड सेफ एंड स्टेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, सेफ एंड स्टेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके अलावा देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनहांस होता है। दीज ऑल आर द पॉजिटिव्स ऑफ एफडीआई, ये सारे हमारे एफडीआई के पॉजिटिव हैं। टेक्नोलॉजी मिलती है, एडवांसमेंट होता है, दीज ऑल थिंग्स आर द पॉजिटिव ऑफ एफडीआई। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ एफडीआई, एफडीआई के डिसएडवांटेज की बात करें तो एफडीआई के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एफडीआई? फर्स्ट, थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए थ्रेट हो सकता है। सबसे बड़ी तो यही है, अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री इतनी केपेबल नहीं है, तो ये जो एफडीआईज हैं इनके पास वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, हाई इन्वेस्टमेंट होता है, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए थ्रेट हो सकते हैं। दूसरा, दे आर हैविंग लेस इमोशंस, इनमें इमोशंस नहीं होते, मतलब लेस इमोशंस मींस दे कंसिडर दिस थिंग दैट द पर्सन हु इज वर्किंग फाइन, द पर्सन हु इज स्किल्ड, वी विल कैरी विद देम। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई अंडर परफॉर्मर है तो फिर उसको फायर करने में ये सोचते नहीं है। तीसरी चीज, इससे डिपेंडेंसी इंक्रीज हो सकती है, इससे इकोनॉमी में डिपेंडेंसी इंक्रीज हो सकती है, और अगर डिपेंडेंसी इंक्रीज ज्यादा हो जाएगी तो उस केस में क्या प्रॉब्लम होगी आपको, कि आपको फिर अगर कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो सकता है। चौथी चीज इस एफडीआई की एक और जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है वो ये है कि इस केस में कंट्री में फॉरेक्स का आउटफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो हो सकता है, करेंसी इनस्टेबल हो सकती है, करेंसी जो है उसमें स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कल को ये पैसा विड्रॉ करके ले जाए अपना, तो आपका रुपी वीक हो जाता है इससे। और क्या हो सकता है, और हम कह सकते हैं मॉरल अटैचमेंट नहीं है, अनएथिकल एक्सेस भी हो जाता है कई बार, अनएथिकल एक्सेस भी कई बार ये होता है, जो हमारी नजर में अनएथिकल है लेकिन उन्हें ये लगता है कि बिजनेस में सब कुछ जायज है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडीआई। नाउ एफडीआई इंडिया में अगर कोई भी होना चाहिए, मतलब एफडीआई जब भी होता है इंडिया में, तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो अप्रूवल रूट से या ऑटोमेटिक रूट से। अप्रूवल रूट का मतलब देर इज नो फॉर्मल एज सच अ हाई काइंड ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा पेपर वर्क, बहुत डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती, आपको सीधा सीधा एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, और जहां जहां पे अप्रूवल रूट है वहां पे आपको अप्रूवल मिल जाता है और आप आके इन्वेस्ट कर देते हो। ऑटोमेटिक रूट में आपको परमिशन लेनी पड़ती है, यू नीड टू टेक द परमिशन बिफोर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, यानी कि चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की परमिशन लेनी हो,
चाहे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल है उस पर आपको चीजें अपलोड करनी हो, तो ऑटोमेटिक रूट पे यू नीड नॉट टू टेक दैट मच ऑफ क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक रूट में आपको परमिशन की ऐसा जरूरत नहीं होती। लेकिन अप्रूवल रूट जो होता है, अप्रूवल रूट जो होता है, यहां पर आपको परमिशन लेनी होती है। ऑटोमेटिक रूट पे यू नीड नॉट टू टेक एनी काइंड ऑफ परमिशन एज सच, अप्रूवल रूट में आपको परमिशन लेनी पड़ती है। फिर अगर हम बात करें एफडीआई की, तो इंडिया में अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में एफडीआई बहुत सारे सेक्टर्स में अलाउड है, जिन जिन सेक्टर्स में एफडीआई अलाउड है 100%, वहां तो ऑटोमेटिक रूट के तहत आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, फॉर्म फाइल करना होता है एक। लेकिन जहां जहां पर एफडीआई रेस्ट्रिक्टेड है या जहां जहां पे अप्रूवल की जरूरत होती है, फिर वहां हमें अप्रूवल रूट से जाना होता है। अगर बात करें इंडिया में एफडीआई को लेके, तो सिंगापुर सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में जो आता है वो सिंगापुर से आता है, फॉलोड बाय मॉरिशियस, देन यूएस, नीदरलैंड, जापान, यूके, रशिया, यूएई, जर्मनी एंड फ्रांस। दिस इज हाउ द एफडीआई कम इन आवर कंट्री। और अगर हम बात करें दूसरा, एफपीआई क्या है? व्हाट इज एफपीआई? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब किसी तरह का इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंडिविजुअल या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन करें, बट इट मस्ट बी लेस देन 10% in the equity shares of the company, in the equity shares of the company। मतलब किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर फॉरेन इंडिविजुअल्स के द्वारा या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इंडिया में किया जा रहा है, और अगर वो 10% से कम है, अगर वो 10% से कम है, तो हम उसको कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यानी कि 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो एफडीआई, 10% से कम का इन्वेस्टमेंट है तो हम उसको कहेंगे एफपीआई। ठीक है। एफडीआई एफपीआई में अगर डिफरेंस देखें, तो एफडीआई में एक्टिव इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई में पैसिव इन्वेस्टमेंट है। एफडीआई में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। एफडीआई में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एफपीआई में शॉर्ट टर्म मतलब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई में आप फाइनेंशियल, आप अपना इंडिया में स्टैब्लिशमेंट भी करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आते हो और शेयर्स में भी इन्वेस्ट करते हो। एफपीआई सिर्फ शेयर्स में होता है। एफडीआई में आपके पास ओनरशिप और मैनेजरियल कंट्रोल है, एफपीआई में सिर्फ ओनरशिप है। एफडीआई स्टेबल है, एफपीआई वॉलेटाइल बहुत है। एफडीआई में एंट्री और एग्जिट बैरियर होते हैं, इजीली आप एग्जिट नहीं कर सकते। एफपीआई में एंट्री और एग्जिट जो है वो बहुत इजी होता है, जब आपको लगता है कि रिटर्न नहीं आ रहा, आप इजीली एग्जिट कर जाते हो। अगर हम बात करें इंडिया में, तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा एफडीआई रिसीव करता है, $14.80 बिलियन। कर्नाटका $10.42 बिलियन, दिल्ली $7.53 बिलियन, गुजरात $4.71 बिलियन। दिस इज द स्टेट्स रिसीविंग हाईएस्ट एफडीआई। अब इसी में एक और चीज होती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज, यानी कि व्हेन अ कंट्री borrow money, when a country borrow money from outside India, we call it external, commercial borrowing। अब इस एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के भी कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के? मतलब बाहर से बोरो करने के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म फंड्स मिलते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट रेट, बोरोइंग पे इंटरेस्ट रेट्स आर लेस, इंटरेस्ट रेट्स कम होती हैं। तीसरी चीज, इंप्रूव योर ब्रांड इमेज, कंपनीज की ब्रांड इमेज इंप्रूव होती है, इनके फॉरेन रिलेशंस हैं, इससे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है, फिर लेस प्रेशर ऑन डोमेस्टिक बैंक्स। दीज आर द मेजर पॉजिटिव्स ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। अब इसी के डिसएडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? एक तो लैक्स एटीट्यूड,
लैक्स एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? जब आपको पता लग रहा होता है कि भाई कम इंटरेस्ट पे हमें लोन मिल रहा है, तो हम बोरिंग जबरदस्ती भी करते हैं, जिससे लोन पाइल अप हो जाते हैं। दूसरा, एक्सचेंज रेट रिस्क का खतरा। एक्सचेंज रेट रिस्क का खतरा, जब आपने बोरो किया तब क्या एक्सचेंज रेट चल रहा था, और जब आप रीपे कर रहे हो तब क्या एक्सचेंज रेट रिस्क चल रहा है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्रेडिट रेटिंग आपकी खराब हो जाती है, क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो जाती है अगर आप अमाउंट पे नहीं करते तो। अगर आप अमाउंट पे नहीं करते तो क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो जाती है। इससे कंट्रोल ओवर योर स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस, कंट्रोल ओवर योर स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेस, आपके स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेस को भी कंट्रोल किया जा सकेगा अगर आपने अमाउंट टाइमली पे नहीं किया तो। इससे रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं, रिलेशंस विल डैमेज बिटवीन कंट्रीज। So these are the major disadvantages of external commercial borrowing. These are the major disadvantages of external commercial borrowing. Now let's discuss some question. Which of the following transactions are recorded in capital account? FDI inflow, बिल्कुल. Portfolio investment, बिल्कुल. Loans taken by the government from foreign country, बिल्कुल. Remittances sent by NRIs to their families in India. This is current account. ये हमारे करंट अकाउंट का पार्ट है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दिस इज ऑल्सो करंट अकाउंट, ये भी करंट अकाउंट का पार्ट है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ करंट अकाउंट। तो यहां 1 2 3 सही है, A 1 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट वन। So friends, this is all in our today's session regarding to balance of payment, current account, capital account. I hope you all liked it. आपको ये जरूर सेशन अच्छा लगा होगा, और आप इसी तरह से हमारे वीडियोस देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखकर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। और इससे पहले भी इकोनॉमी के बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए, उन्हें जरूर देखिए। सिलेबस को लेके, माइक्रो मैक्रो को लेके, इकोनॉमिक जीडीपी को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, फिस्कल पॉलिसी को लेके, तो आप वो सेशन भी जरूर देखिएगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और एक जो मैंने यहाँ पे बताया था इस ऑप्शन में, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। जैसे मैंने बताया 3 and 5 ओनली इज द करेक्ट आंसर, वहां 1 भी लिखा था, उसको मैंने हटा दिया है। That's all from my side. Thank you so much. God bless you all. Veranda IAS, where your dream becomes reality.